सो वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कॉपर टी के टाइप्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, लिपीज लूप्स, कॉपर टी एंड हार्मोनल डिवाइसेस। फ्लेक्सिबल नॉन टॉक्सिक पॉलीइथिलीन मटेरियल के ये बने होते हैं। बेरियम सल्फेट इनकॉर्पोरेशन, ये एक ज़रूरी चीज़ याद रखनी है इसमें। मैकेनिज़्म इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मैकेनिज़्म अच्छे से याद होना चाहिए। रिवाइज कर लेना है फिर से। देन उनका इफेक्टिवनेस हमने देखा था, लिपिज लूप, कॉपर टी कंपैरिजन उसकी देखी थी, और लास्टली एडवांटेजेस देखे थे कि आईओडी के एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या एडवांटेजेस है। फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस। सिंप्लिसिटी, नो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स आर इन्वॉल्व, मतलब इसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर तो होती नहीं है इसे इंसर्ट करने के लिए, सिंपल प्रोसीजर होती है। इट टेक्स ओनली फ्यू मिनट्स इंसर्शन, और एक बार ये इंसर्ट कर दिया तो लंबे समय तक के लिए वहाँ पर ये रह सकता है, ये इसकी एक ख़ास बात होती है। इनएक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट सप्लाई में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ नहीं है, फ्री फ्रॉम मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स लाइक हार्मोनल पिल्स। हाईएस्ट कंटिन्यूएशन रेट, नो नीड फॉर कंटिन्यूअस मोटिवेशन, बार बार मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कोइटस के साथ भी इंटरफियर ये नहीं करता। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ये आपको याद होनी ही चाहिए कि अगर इन केस सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो, मेंसेस मिस पीरियड हो, तो उस कंडीशंस में इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करना है। दूसरी चीज़, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ अगर है, पेनफुल मेंसेस अगर होते हैं, डिसमेनोरिया है, या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, इस कंडीशन में इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करना है। वेजाइनल ब्लीडिंग ऑफ अननोन etiology, अनडायग्नोज etiology, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्शन। सर्वाइकल कैंसर, यूटरस और एडनेक्सिया, एडनेक्सिया मतलब ये कंजेनाइटल एनोमली है, एंड पेल्विक ट्यूमर्स। तो इन सब कंडीशंस में भी हमें रिकमेंड नहीं करना। और प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फीमेल को अगर प्रीवियसली एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह चुकी है तो कॉपर टी के केसेस में ऐसे चांसेस होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी वहाँ पे रह जाए। ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए, मतलब इन केसेस में तो बिल्कुल ही नहीं रिकमेंड करना है। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कि माइनर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इनको कह सकते हैं कि अगर पेशेंट एनेमिक है, मेनोरेजिया है मतलब एक्सेस ब्लीडिंग होती है, हिस्ट्री ऑफ पीआईडी सिंस लास्ट प्रेगनेंसी, पीआईडी अगर है, पीआईडी अगर करंटली है तो एब्सोल्यूट में आता है कि उसमें तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर पहले पीआईडी रह चुका है और अभी नहीं भी है, लेकिन वो भी फिर भी रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन हम कह सकते हैं। प्यूरलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज, इस कंडीशन में भी हम रिकमेंड नहीं करेंगे। अनमोटिवेटेड पर्सन, जिसकी विलिंगनेस नहीं है, उनको भी कॉपर टी सजेस्ट करनी नहीं है, या आईयूडी जो भी है सजेस्ट नहीं करनी है। तो किसे करनी है? द आइडियल आईयूडी कैंडिडेट क्या, कैसा होना चाहिए आइडियल आईयूडी कैंडिडेट? तो हु हैज़ बॉर्न एटलीस्ट वन चाइल्ड, मतलब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि नलीपैरस फीमेल्स में आईयूडी को रिकमेंड नहीं किया जाता। तो नलीपैरस ना हो, उसको एटलीस्ट वन चाइल्ड होना चाहिए, उसको पेल्विक डिसीज़ की कोई हिस्ट्री ना हो, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो नॉर्मल होने चाहिए, और उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए टू चेक द आईयूडी टेल। जो नायलॉन की आईयूडी टेल होती है, उसे बीच बीच में बार बार चेक करते रहने की विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर वो नहीं चेक करते हैं और मिसप्लेस हो जाती है आईयूडी, तो इंट्रायूटेराइन परफोरेशंस होने के भी चांसेस होते हैं, तो ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। हैज़ एक्सेस टू फॉलोअप, मतलब उसका इसमें भी विलिंगनेस होना चाहिए कि उसको फॉलोअप के लिए आते रहना चाहिए। फॉलोअप के वक्त भी एक्सरे वगैरह करके पोजीशन देखी जाती है कि आईओडी अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है या नहीं। एंड दिस
इट इज़ इन मोनोगैमस रिलेशनशिप, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के साथ फीमेल के रिलेशंस अगर होते हैं या फिर प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह जो होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्रेफर्ड नहीं होता, क्योंकि उसमें पीआईडी के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे फीमेल्स को। तो इसलिए मोनोगैमस रिलेशनशिप को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया गया है। यूनिक कॉन्ट्राइंडिकेशन है और किसी कॉन्ट्रासेप्टिव में ये नहीं देखने को मिलता। साइड इफ़ेक्ट्स, एडवांटेजेस हमने देखे, आइडियल आईयूडी कैंडिडेट देखा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमने देखे। अब साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम वहाँ पे एक फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से आईयूडी इंसर्ट करने के बाद ब्लीडिंग और पेन ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर पीआईडी ऑलरेडी है पेशेंट को, तो वो वर्स्ट और सीवियर केस हो सकती है। ब्लीडिंग और पेन बहुत ज़्यादा उसमें सीवियर हो सकता है, बढ़ सकता है। इसीलिए हम उसे इंडिकेट नहीं करते कि ऐसे पेशेंट्स को कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। पेल्विक इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेल्विक इन्फेक्शन के चांसेस कैसे होते हैं, तो ये जो कॉपर टी है उसकी यहाँ पे जो नायलॉन की जो टेल हम कहते हैं, तो ये टेल जो है ये बाहर होती है, वजाइना से ये बाहर होती है। तो ये क्या करती है, इट एक्ट्स एज अ व्हीकल फॉर फॉरेन बॉडी और फॉरेन पैथोजेंस बैक्टीरिया जो है इसको एज अ व्हीकल यूज़ करके अंदर यूटेरस में एंट्री कर सकते हैं। तो अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं की हो, यूरिन फिकल मैटर अगर कंटेमिनेट हो गया हो, तो वो यहाँ से जाकर इन्फेक्ट कर सकता है। तो पेल्विक इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह क्या होती है, जो टेल है कॉपर्टी की वो होती है। देन यूटेराइन परफोरेशन, ये एक ज़रूरी साइड इफ़ेक्ट है इसका। यूटेराइन परफोरेशन अगर टाइमिंग गलत हो गई इंसर्ट आईयूडी को इंसर्ट करने की, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जस्ट नॉर्मल डिलीवरी हुई है फीमेल की और डिलीवरी के तुरंत बाद अगर प्रॉपर्टी इंसर्ट कर दी जाती है या आईयूडी इंसर्ट कर दी जाती है, तो वो वहाँ पर सारी वेसल्स जो है ओपन होती है यूटेरस की, और लैक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, थिन हो जाता है इसकी वॉल जो है यूटेरस की, जिसकी वजह से कॉपर्टी यहाँ से पेरिटोनियम में जाने के चांसेस, यूटेराइन परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और भी कई कंडीशंस में यूटेराइन परफोरेशन हो सकता है, जिसकी वजह से एक साइड इफ़ेक्ट उसका ये भी माना गया है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह यही होती है कि कॉपर टी यहाँ पे प्लेस होने की वजह से स्पर्म बाई चांस इसको अगर बाईपास करके चला भी जाता है, यहाँ पे ओम के साथ मेटिंग होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम का, तो इस जगह पर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है, जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसे हम कह सकते हैं। तो ये एक फेल्यूर कह सकते हैं कि कॉपर्टी का ये फेल्यूर अगर होता है, जो कि बहुत रेयर है, लेकिन ऐसे फीमेल्स में जिनको ऑलरेडी पहले हिस्ट्री रह चुकी हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उनमें इसके चांसेस होते हैं, इसलिए उसे हमने पहले ही कॉन्ट्राइंडिकेशन में डाल रखा है। और कॉपर्टी होने के बाद भी कई फीमेल्स को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्सपल्शन, सडनली कॉपर्टी एक्सपेल हो जाती है, बाहर आ जाती है, तो ये एक एक्सपल्शन कॉपर्टी का, ये भी उसका एक कॉम्प्लिकेशन साइड इफ़ेक्ट है। फर्टिलिटी आफ्टर रिमूवल, कुछ दिनों के लिए फर्टिलिटी इम्पेयर्ड हो सकती है, ऐसा इनका कहना है कि फर्टिलिटी तुरंत गेन नहीं होती है। कैंसर एंड टेरेटोजेनेसिस, ये भी एक है कि वहाँ पे हम फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी चांसेस होते हैं कैंसर और टेरेटोजेनेसिटी। और मॉर्टेलिटी, रेयर केस में मॉर्टेलिटी भी वहाँ पर हो सकती है। सो दीज आर दी साइड इफ़ेक्ट्स। अब कॉपर्टी या आईयूडी के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि उसको इंसर्ट कब करना है, तो कॉपर्टी का टाइमिंग ऑफ इंसर्शन भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि एट ऑलमोस्ट एनी टाइम ड्यूरिंग वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ईयर्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को छोड़ के हम कॉपर्टी को कभी भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन
मोस्ट प्रेफरेबल जो टाइम है उसका क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और विद इन 10 days ऑफ द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो मेंसेस बिगिन होने का पहला दिन होता है उससे लेकर 10 दिनों के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बिकॉज द डायमीटर ऑफ सर्वाइकल कैनल इज ग्रेटर एट दिस टाइम दैट देन ड्यूरिंग द सिक्रेटरी फेज। डायमीटर थोड़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इंसर्शन ईजी होता है, सर्विक्स को अलग से डायलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये टाइम को इस टाइम को आइडियल कहा गया है। सो विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन इसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद 6 to 8 weeks आफ्टर डिलीवरी और एल अगर डिलीवरी और एल होता है तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि तुरंत उसके बाद इसे इंसर्ट नहीं करना चाहिए और नहीं किया जाता। 6 to 8 weeks, 1.5 से 2 महीने बाद इंसर्ट कर सकते हैं डिलीवरी के। स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड विथ इंसर्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिस्क ऑफ परफोरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। यही है कि पहले फर्स्ट वीक में रिस्क होती है परफोरेशन की उसी वजह से। और अगर एबॉर्शन हुआ है तो एबॉर्शन के 12 weeks मतलब 3 months के बाद ही उसे इंसर्ट किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉपर्टी की, और एक खासियत ये होती है इसको पोस्ट कंसेप्शनल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। पोस्ट कंसेप्शनल का मतलब क्या है कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है बाई चांस कंसेप्शन, पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, पोस्ट कॉइटल हम इसे कह सकते हैं कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाता है तो उसको फिर प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए विद इन 3 to 5 days अगर हम कॉपर्टी इंसर्ट कर देते हैं तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के बावजूद भी कंसेप्शन नहीं हो पाता। ये एक उसका एक एडेड एडवांटेज है कि ऐसे केसेस में भी कॉपर्टी को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन वहाँ भी यही है कि फीमेल जो है वो नलीपैरस नहीं होनी चाहिए। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यहाँ तक हमने कॉपर टी देखी, कॉपर वाले जो सेकेंड जनरेशन कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। उसके बाद हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, दे आर द मोस्ट इफेक्टिव स्पेसिंग मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ओरल पिल्स और इंजेक्टेबल्स ये सब आते हैं, सो उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। उनकी एफिकेसी ऑलमोस्ट 99 to 100% इफ़ेक्टिव होते हैं वो। कंबाइंड टाइप आर ऑलमोस्ट 100% इफ़ेक्टिव, ऐसा भी कहा जा सकता है। कंबाइंड ओरल पिल्स जो होती है माला डी माला एन, या जो नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो 100% तक उनकी एफिकेसी होती है। दीज आर द गोनोडल स्टीरॉइड्स, ये जो होते हैं दे आर नथिंग बट द गोनोडल स्टीरॉइड्स दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। या तो उनके सिंथेटिक कंपोनेंट होते हैं या फिर नेचुरल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन यूज़ किए जाते हैं। अगर सिंथेटिक एस्ट्रोजन है तो उसका नाम आपको जो भी इंजेक्शन्स या टैबलेट्स होंगे वहाँ पर जो नाम देखने को मिलेगा इथिनिल एस्ट्राडियोल, तो उससे हमें ये समझना चाहिए कि ये एस्ट्रोजन कंटेंट है। ये वाइवा में कई बार पूछा जाता है कि लिवोनॉर्जिस्ट्रॉल क्या है, एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन है, इथिनिल एस्ट्राडियोल क्या है, एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरॉन है, तो वो किस चीज़ का कंपोनेंट है वो हमें पता होना चाहिए। इथिनिल एस्ट्राडियोल और मेस्ट्रेनॉल। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन जो है वो 3 तरह के होते हैं, प्रेग्नेंस, ईस्ट्रंस एंड गोनान्स। तो उनके जो सिंथेटिक कंपोनेंट हैं वो हम ब्रांड नेम के से हम देखते हैं आगे। वो कौन कौन से होते हैं, मैजिस्ट्रल, मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिडेट कॉमनेस्ट वाला जो है ये वाला होता है। मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिडेट जो है ये कॉमनेस्ट है। उसी के साथ 19 नॉर्टेस्टेस्टेरॉन्स, नॉरहेथिस्टेरॉन एसिटेट्स एंड द मोस्ट कॉमन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा पिल्स के पाउच वगैरह पे, तो लिवोनॉर्जिस्ट्रॉल ये कॉमनेस्ट है, लिवोनॉर्जिस्ट्रॉल और मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन। दीज आर द सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर इथिनिल एस्ट्राडियोल होता है दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ एस्ट्रोजन, एंड लिवोनॉर्जिस्ट्रॉल मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसिटेट ये है। गोनान्स एंड ईस्ट्रंस ऐसा
उनका क्लासिफिकेशन है प्रेग्नांस, ईस्ट्रेंस एंड गोनांस। तो ग्रोनांस में लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, प्रेग्नांस में मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन, और नॉरहेथिस्टेरॉन भी आपको देखने को मिल सकता है, तो वो ईस्ट्रेंस होते हैं। बट बोथ ऑल थ्री आर द सिंथेटिक कंपोनेंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स? ओरल पिल्स, दैट इज कंबाइंड पिल, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है इसे मिनी पिल भी कहा जाता है। तो ये एक नाम याद रखना है कि इनकेस एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ मिनी पिल। तो मिनी पिल्स आर नथिंग बट दी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। देन पोस्ट कॉइटल पिल्स, जैसा अभी हमने देखा कि आईयूडी जो है उसे हम पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से पोस्ट कॉइटल पिल्स भी होती है। देन वंस अ मंथ पिल है, लॉन्ग एक्टिंग पिल और मेल पिल्स, इस तरह की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है हार्मोनल। उसी के बाद डेपोट फॉर्मुलेशंस होते हैं हार्मोन्स के, वो है इंजेक्टेबल सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स एंड वजाइनल रिंग्स। ये एक डेपोट मतलब उसमें डेपो की तरह एक सर्टन स्ट्रेंथ में हार्मोन होते हैं, जनरली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ही उसमें प्रेफर किया जाता है, सो दे आर डेपोट फॉर्मुलेशन। हियर you can see the different types of hormonal contraceptives. ये सबडर्मल इम्प्लांट्स हैं, वजाइनल रिंग है ये फोटोज इतने क्लियर नहीं है ये मालाडी एंड मालायन कॉन्ट्रासेप्टिव है, और ये सहेली है सेंट्रो में। ये एक्चुअली नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, उसे हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो ओरल पिल्स में फर्स्ट जो है, जो कि 100% इफेक्टिव है ऐसा हमने देखा, दैट इज़ कंबाइंड पिल। कंबाइंड पिल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन में इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं। दोनों की स्ट्रेंथ याद रहना ज़रूरी है। इस्ट्रोजन जो है वो लोअर स्ट्रेंथ में रहता है, कम अमाउंट में होता है, 30 to 35 माइक्रोग्राम्स इसकी क्वांटिटी होती है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो 0.5 to 1 मिलीग्राम्स। तो ये मिलीग्राम्स में है, ये माइक्रोग्राम्स में है, 0.5 to 1, ये याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उसमें भी माला एन जो होता है वो गवर्नमेंट सप्लाई में यूज़ किया जाता है, जिसमें लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल 0.15 mg और इथिनिलिस्ट्रोडियोल 0.03 mg वही है। इसी को mg में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 0.03 मिलीग्राम्स और 0.15 मिलीग्राम्स ईस्ट्रोजन होता है। इसमें ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी भी कम है, आप देख सकते हैं। जो अभी हमने देखा कंबाइंड पिल, उसमें 0.5 to 1 मिलीग्राम्स है, लेकिन जो गवर्नमेंट सप्लाई में माला डी मालायन होते हैं उसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कंपोनेंट को भी कम ही रखा गया है, 0.15 mg इतनी क्वांटिटी में उसे रखा गया है। नाउ इसको लेते कैसे है? तो इसकी रेजिमेंट जो है, इट शुड बी स्टार्टेड स्ट्रिक्टली ऑन द 5th डे ऑफ मेंसेस फॉर 21 consecutive डेज। तो मेंसेस के 5th डे से इसे स्टार्ट करना होता है, और 21 दिन तक 21 डे तक इसे यूज़ करना है डेली, फॉलोड बाय अ ब्रेक ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स। तो मेंस्ट्रुएशन 7 दिन का कंसिडर करके उस पीरियड में इनको स्टॉप करना होता है। जनरली जो पिल्स आती है वो एक्चुअली 28 होती है, 21 जो होती है वो हार्मोनल पिल्स होती है, और रिमेनिंग जो है 7 पिल्स वो नॉन हार्मोनल आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स होती है। ये इसलिए होता है कि जो डेली लेने की आदत है वो डिस्टर्ब ना हो, और इसी वजह से उसको कंटिन्यूएशन रखने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है कि 21 टैबलेट्स उसमें होती है। The bleeding is an episode of uterine bleeding from an incompletely formed endometrium caused by withdrawal or exogenous hormone. तो जो ब्लीडिंग होती है वो फॉल्स मेंस्ट्रुएशन होता है, वो एक्चुअल मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, उसमें ब्लीडिंग भी कम होती है, और ये जो ब्लीडिंग होती है इसको विड्रॉल ब्लीडिंग कहा जाता है।
दैट इज़ नॉट एक्चुअल ब्लीडिंग, दैट इज़ विड्रॉल ब्लीडिंग। विड्रॉल क्या, जो एक्सोजिनस हार्मोन फीमेल्स को दिए जा रहे हैं उनका जो सडन विड्रॉल होता है, हार्मोन्स के सडन विड्रॉल की वजह से जो इनकम्प्लीटली फॉर्म एंडोमेट्रियम होता है, वो एंडोमेट्रियम जो है फॉल आउट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज विड्रॉल ब्लीडिंग। लॉस ऑफ ब्लड विच अकर्स इज अबाउट हाफ दैट ऑफ ऑकरिंग इन द वुमन हैविंग ओवुलेटरी साइकिल। तो जनरली क्या होता है, पहली बात तो ये है कि जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल लेती है तो उसकी जो साइकिल्स होती है वो अनओवुलेटरी साइकिल होती है, मतलब जो पिल्स होती है उसकी वजह से उसकी मोड ऑफ एक्शन में हम देखने वाले हैं। तो ओरल पिल्स की वजह से जो है ओवुलेशन नहीं होता, ये पिल्स जो है ये हार्मोन्स जिस डोज में दिए जाते हैं उनकी वजह से क्या है, ओवुलेशन नहीं हो पाता। तो नॉर्मल ओवुलेटरी साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है उससे इनमें कम होती है, बिकॉज दे आर दी अनओवुलेटरी साइकिल्स। If bleeding does not occur, the woman is instructed to start the second cycle 1 week after the preceding one. तो वही है, फीमेल को अगर 28 टैबलेट्स दी गई है तो उसको बस डेली लेते रहनी है, ब्लीडिंग हो या ना हो। देन ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई फीमेल डेली टैबलेट ले रही है और किसी दिन भूल जाती है तो उस केस में क्या करना है, तो एज सुन एज शी रिमेंबर्स that she forgot the taking the pill, then नेक्स्ट डे एट द यूजुअल टाइम उसे पिल लेनी है, और जैसे उसे याद आए उसी वक्त वो पिल ले लेनी है। जो भी पिल वो भूल गई है वो पिल जब याद आए तब ले सकते हैं, और जो नेक्स्ट पिल है वो नेक्स्ट रेजिमेंट के टाइम के अकॉर्डिंग एक डे के फिक्स टाइम पे ये लेनी होती है। हियर यू कैन सी लिवोरोजिस्ट्रॉल एंड इथिनीजिस्ट्रोडियोल विथ फेरस फ्यूमेरेट टैबलेट्स, जो 8 टैबलेट्स होती है, 7 टैबलेट्स फेरस फ्यूमेरेट की होती है। नेक्स्ट कम्स प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स क्या होती है, मिनी पिल, मैंने जो भी कहा था कि उसे मिनी पिल भी कहते हैं, उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन कंपोनेंट होता है। अभी जो हमने देखा कंबाइन पिल, उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं, लेकिन इसमें मिनी पिल में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है। इट इज़ गिवन इन स्मॉल डोसेज थ्रू आउट द साइकिल। तो कंटिन्यू थ्रू आउट द साइकिल प्रोजेस्टेरॉन को स्मॉल डोसेज में दिया जाता है। कॉमनली यूज प्रोजेस्टेरॉन और नॉरेथिस्टेरॉन और लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल, जो हमने अभी कैटेगराइजेशन देखा उसमें एक तो लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल होता है सिंथेटिक कंपोनेंट, या फिर नॉरेथिस्टेरॉन। पुअर साइकिल कंट्रोल एंड एन इंक्रीज्ड प्रेगनेंसी रेट। तो इसका ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि साइकिल कंट्रोल जो होता है वो पुअर होता है, और प्रेगनेंसी रेट भी सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल का ज़्यादा है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, तो it can be prescribed to older women for whom the combined pill is contraindicated because of cardiovascular risk। तो जनरली जो है ओल्डर वुमेंस जो होते हैं उनको कार्डियोवास्कुलर रिस्क होती है कंबाइंड पिल से। कंबाइंड पिल में जो ईस्ट्रोजन कंपोनेंट होता है, तो ईस्ट्रोजन कंपोनेंट जो होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। जो भी ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ईस्ट्रोजन की वजह से होते हैं कंबाइंड पिल्स में। तो जिनको कंबाइंड पिल नहीं दे सकते उन वीमेन को प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल दी जा सकती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के देखेंगे पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शंस एक्सेट्रा। तो यहाँ तक आज हम यहाँ रुकते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, आईयूडी के कॉन्ट्राइंडिकेशंस, उसको आईयूडी को कब इंसर्ट करना है, किस आइडियल आईयूडी कैंडिडेट कौन कौन से होते हैं, और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है उसका क्लासिफिकेशन, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमने देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।